13 जनवरी को यूजीसी कानून लागू होता है और 17 जनवरी को देश जल उठता है। यकीन मानिए, रोहित वेमुला जो 26 साल के थे और पायल जो आईआईटी की स्टूडेंट थी, उनकी डेथ के बाद आज तक देश में कुछ नहीं बदला है। और जब बदलाव होता है तो देश में फिर से आग लग जाती है। आज मैं आपको यूजीसी कानून के बारे में 7 वो फैक्ट बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आपकी सोच सच में बदल जाएगी। तो बने रहिए अगले 10 मिनट मेरे साथ इस वीडियो में, और मैं आपसे वादा करता हूं आप यूजीसी कानून के बारे में ये पहले नहीं जानते होंगे। आइए कुछ उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में जातीय भेदभाव के कारण अपनी जान गंवा दी। जनवरी 2016 रोहित वेमुला का केस तो शायद आपको याद ही होगा। एक 26 साल के लड़के ने अपने आप को हॉस्टल में फांसी से लटका लिया और सबसे शॉकिंग था उसका डेथ नोट, जिसमें उसने लिखा था कि मेरा इस जाति में पैदा होना ही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। मई 2019 पायल ताड़वी नाम के एक डॉक्टर, जिसे 3 सीनियर डॉक्टर ने प्रत्याड़ित किया और उसने आत्महत्या कर ली, ये लिखकर कि अब मैं और सहन नहीं कर सकती। आइए मैं कुछ आंकड़े बताता हूं जो आपकी नींद खोलने के लिए काफी होंगे। 2014 से 2022 तक भारत की यूनिवर्सिटी में 122 दलित छात्रों ने जातीय भेदभाव के कारण आत्महत्या कर ली, जो शायद किसी और सामान्य वर्ग से बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। वहीं 2021 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि भारत के शिक्षण संस्थानों में हो रहे भेदभाव को राष्ट्रीय महामारी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। वहीं यूजीसी 2020 की रिपोर्ट बताती है कि 93% यूनिवर्सिटीज में भेदभाव के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। कहने को तो देश में कॉन्स्टिट्यूशन है और एक्ट हैं, जैसे एक्ट 46 जो कहता है कि देश के पिछड़े वर्ग के लिए विशेष देखभाल होनी चाहिए, आर्टिकल 15 जो कहता है कि देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाने चाहिए। वहीं देश का SC/ST एक्ट भी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सुरक्षा का अधिकार देता है। लेकिन अगर ये सब एक्ट मौजूद हैं तो फिर रोहित वेमुला और पायल जैसे लोगों को बचाया क्यों नहीं जा रहा? सीक्रेट नंबर 2, अब यूजीसी 2012 और यूजीसी 2026 के फर्क को समझते हैं। वैसे तो देश में यूजीसी 2012 में ही एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन यूजीसी 2012 का एक्ट एक सुझाव मात्र था। मतलब अगर किसी टीचर के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन निकलता है तो उसे सुझाव देकर छोड़ दिया जाता था। लेकिन यूजीसी 2026 में जो पेनल्टीज हैं वो सुझाव मात्र नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी की 50 लाख रुपए तक की ग्रांट रोकी जा सकती है। पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को ही सस्पेंड किया जा सकता है। नए कोर्सेज पर रोक लगाई जा सकती है और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पर्सनली जिम्मेवार तक ठहराया जा सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में डिस्क्रिमिनेशन साबित होता है तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड हो सकता है। 5000 स्टूडेंट प्रभावित होंगे। मतलब अब डिस्क्रिमिनेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सीक्रेट नंबर 3, आइए समझते हैं ये बिल कैसे जस्टिस करता है। सोशल मीडिया पर जो झूठ फैलाया जा रहा है उसके अनुसार ये बिल जनरल कैटेगरी के साथ बड़ा भेदभाव कर रहा है। लेकिन आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कह रहा है। 1992 की सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि समानता का मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना नहीं है, बल्कि असमान परिस्थितियों में उचित असमान व्यवहार रखना ही समानता है। अगर बात की जाए भारत के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की, तो वहां पर पढ़ने वाले बच्चों में 12% बच्चे ही दलित परिवारों से आते हैं, जबकि 46% बच्चे सामान्य वर्ग के परिवारों से आते हैं। वहीं बात की जाए भेदभाव और आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो 67% दलित बच्चों को वहां पर इसका सामना करना पड़ता है, जबकि सिर्फ 8% सामान्य वर्ग के बच्चों को वहां पर इसका सामना करना पड़ता है। तो आप बात करेंगे रेगुलेशन 3C की, जो दलित परिवार के बच्चों को इस टारगेट होने से बचाती है, तो वो आर्टिकल 46 और आर्टिकल 15 में कवर किया जाता है। जबकि अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो रेगुलेशन 3A उसे भी प्रोटेक्ट करेगा। मतलब रेगुलेशन 3A सभी धर्म और जाति के बच्चों को कवर करता है, जबकि रेगुलेशन 3C स्पेसिफिकली दलित परिवार के बच्चों के लिए बनाया गया है। और ये अलग रेगुलेशन इसलिए क्रिएट किया गया है क्योंकि यूनिवर्सिटी में होने वाली 122 आत्महत्याओं में सबसे ज़्यादा दलित हैं
और ये सामान्य वर्ग से 10 गुना ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। सीक्रेट नंबर 4, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सोशल मीडिया पर एक और बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है कि यूजीसी का 3C रेगुलेशन हमारे आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी की बात करता है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन आर्टिकल 14 गारंटी करता है ट्रीट इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली। अब मैं अगर आपको नेशनल क्राइम ब्यूरो का 2022 का एक डेटा बताऊं जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के 14,000 से भी ज्यादा देश में केसेस रजिस्टर्ड हैं और इसमें से 97.3% केसेस सिर्फ SC और ST के अगेंस्ट हैं, जबकि सिर्फ 3% केसेस ही सामान्य वर्ग में दर्ज करवाए हैं। तो अगर 97% के हित में अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है। सीक्रेट नंबर 5, झूठी शिकायतों का डर। एक बड़ा सोशल मीडिया झूठ ये भी है जहां पर यह कहा जा रहा है कि झूठी कंप्लेंट फाइल होने से सामान्य वर्ग के बच्चों में डर बढ़ेगा। अगर मैं आपको SC/ST एक्ट का एक डेटा बताऊं तो 1989 से 2020 तक कुल 2.8 लाख केस दर्ज हुए, जिसमें से 15% केस फॉल्स थे, लेकिन कन्विक्शन सिर्फ 27% केसों में ही हुआ। ये कन्विक्शन दर इसलिए कम नहीं है क्योंकि बाकी केसेस फॉल्स थे, ये कन्विक्शन दर इसलिए कम है क्योंकि विक्टिम के पास कोई सबूत ही नहीं होता था। सोचकर देखिए, राहुल नाम के एक बच्चे ने अगर अपने टीचर के खिलाफ भेदभाव या जातिगत टिप्पणी की कंप्लेंट की तो एक बात पहले श्योर थी कि टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन राहुल का इन्वेस्टिगेशन तो श्योर था। लेकिन अब अगर टीचर भेदभाव के केस में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉल्स केसेस में दलित परिवार के बच्चों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। IPC एक्ट 211 अभी भी मौजूद है, जिसमें अगर रॉन्ग कंप्लेंट होती है तो दलित परिवार के बच्चे के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। यूजीसी 2026 में फोर्स चार्जेस के अगेंस्ट कोई पनिशमेंट का प्रोविजन इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि डेटा बताता है कि पर यूनिवर्सिटी 2 से 3 कंप्लेंट ही हर साल फाइल हो रही थी, जबकि एक्चुअल डेटा 150 से 200 कंप्लेंट का था। मतलब 97% कंप्लेंट फाइल ही नहीं हो रही थी। पनिशमेंट के प्रोविजन को हटाने के पीछे ये सबसे बड़ी दलील है कि अब लोग कंप्लेन करना शुरू करेंगे। सीक्रेट नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट। अभी ये मामला पार्लियामेंट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, जहां पर करंटली 5 PIL पेंडिंग है और एक्सपेक्टेडली 3 जजेस का एक फाइनल CGI बेंच बनना है और इसका फाइनल वर्डिक्ट फरवरी 2026 तक आ सकता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट 2 बड़ी चीजें इन्वेस्टिगेट करने वाला है। पहला तो ये कि क्या जो पेनल्टी यूजीसी 2026 एक्ट में दी गई है वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए जस्टिफाइड है या नहीं। दूसरा, क्या OBC, SC और ST के लिए इस तरह का प्रोविजन बनाना स्पेशल रिक्वायरमेंट है या नहीं। मेरे हिसाब से 122 मौत जो इन यूनिवर्सिटीज में हुई हैं और 13,000 से ज्यादा केसेस जो डिस्क्रिमिनेशन को शो करते हैं वो इस तरह के प्रोविजन को डिमांड करते हैं। सीक्रेट नंबर 7, इतनी हार्श इम्प्लीमेंटेशन क्यों, इतनी हार्श पनिशमेंट क्यों। देखिए, ऐसा नहीं है कि यूजीसी रूल कुछ नया है। अगर मैं आपको टाइमलाइन बताऊं तो 1989 में SC/ST एक्ट आ गया था, उसके बाद 2012 में UGC एक्ट आ गया था, 2016 में रोहित वेमुला सुसाइड कर लेते हैं, 2019 में पायल सुसाइड कर लेती है, 2026 में UGC 2026 एक्ट आ गया। लेकिन सबसे बड़ा डर ये है, क्या फिर से ये इम्प्लीमेंटेशन फेलियर भारत में होता रहेगा। 122 स्टूडेंट अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन आज तक ये लोग उन लोगों के साथ जस्टिस नहीं कर पाया है और यही शायद सिस्टम का सबसे बड़ा डर है। हम अगले रोहित के मरने का वेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे रूल बनाए गए हैं ताकि यूनिवर्सिटीज इस तरह के केसेस में अपने एक्शन स्ट्रिक्ट ले और तुरंत ले। लेकिन UGC एक्ट 2026 शायद कुछ निर्णायक डिसीजन ले पाए। अगर आपकी सोच इस वीडियो ने बदली है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपकी सोच बदलने में ये वीडियो नाकामयाब रही है तो कमेंट करें, मैं आपको डेटा के साथ रिप्लाई करूंगा। और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।